मैं पहले ग्रिड पे ही हूं, उसमें चैप्टर ओवरहेड्स, आईकेप के बुक का रेफरेंस लिखा करूंगा तो वो चैप्टर 3। क्या जी यार, अभी तो जवाब दिया मैंने उस बंदे को, तुम बाकियों की बात भी सुना करो ना। एमसीक्यूज कॉस्ट में नहीं होते। अच्छा, वो जिन लोगों ने अभी तक अपना मसला बनाया हुआ था कि इन्वेंट्री तो हमने पढ़ी नहीं प्रॉपर, तो आप कह रहे हैं कि पहले पढ़ी होनी चाहिए थी। इन्वेंट्री वैल्यूएशन खत्म होगी, मैंने जीरो से ही पढ़ाई है। अब इसमें सब एक जैसे हैं, अब से ऑनवर्ड जो कॉस्ट चल रही है ना, उसमें सब एक जैसे हैं। वैसे इंडिविजुअली काबिलियत कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन नॉलेज वाइज अब सब एक जैसे हैं। अब कोई ऐसा नॉलेज नहीं है जो आपके जी आपने फलाना चैप्टर पहले पढ़ा होगा, अब ऐसा कुछ नहीं है। अब सब लोग एक जैसे बराबर बैठे हैं। ओवरहेड्स के चैप्टर में अच्छा, मैं ना तकरीबन हर चैप्टर में, इन्वेंट्री वैल्यूएशन में तो खैर चीज ही एक थी, उसमें वैल्यू ही निकालनी थी और एंट्रीज थी, लेकिन वैसे हर चैप्टर में ना मैं जिसको जरूरी समझूंगा कि हाँ मुझे इसको हिस्से बांटने चाहिए, तो मैंने पढ़ाना है कोशिश करके बहुत स्ट्रक्चर्ड, कि आपके नोट्स ऐसे बने कि आपको पता उस चैप्टर में था क्या, जब आप कल को रिवीजन करने बैठे तो चीजों का फ्लो हो, कोई कनेक्टेड हो चीजें। तो मैंने ना खुद से ये किया होता है कि हर चैप्टर में बता दिया करूंगा कि इस चैप्टर में हम 3 तरह की चीजें पढ़ रहे होंगे, 4 तरह की चीजें पढ़ रहे होंगे, 2 तरह की चीजें पढ़ रहे होंगे, उसके टुकड़े किए होंगे। तो इस चैप्टर की भी मैंने कुछ टुकड़े किए हुए हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको सिर्फ एक बैकग्राउंड बता रहा हूं। उस बैकग्राउंड में मैं आपको इस चैप्टर की नीड बताऊंगा कि इस चैप्टर क्यों पढ़ने लगे। तो पहले वो बैकग्राउंड बता रहा हूं कि मसला क्या है जिस वजह से हमें इस चैप्टर में आके कुछ चीजें सीखनी पड़ेगी। पहले बैकग्राउंड समझ लें। शुरू के लेक्चर्स में मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बताई थी, और वर्क इन प्रोसेस को फिलहाल अगर इग्नोर कर दें, ये मैं आपको ना अभी बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट बता रहा हूं बस, कि इस चैप्टर में हम क्यों कर आए हैं, इस पे पढ़ने क्या लगे। ये इसकी बस एक कहानी है इस चैप्टर की, हम करने क्या लगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड पढ़ी थी कुछ अर्सा पहले, और अगर इग्नोरिंग वर्क इन प्रोसेस तो फिर ये क्या क्या प्लस माइनस होगी जी। डायरेक्ट मटेरियल, अच्छा डायरेक्ट मटेरियल परचेजेस या डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, और डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स। मैंने कहा इग्नोरिंग वर्क इन प्रोसेस, अभी वर्क इन प्रोसेस फर्ज करें नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर में मैंने वर्क इन प्रोसेस की नहीं करनी है डिस्कशन, तो इसलिए वर्क इन प्रोसेस फिलहाल छोड़ देते हैं। अगर हम ये देखना चाहें कि जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, एक यूनिट हमें कितना कॉस्ट किया, तो पर यूनिट कैसे करूं? इसको यूनिट्स प्रोड्यूस से डिवाइड कर दें, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अगर हम पर यूनिट देखना चाहें प्रोडक्ट की कॉस्ट पर यूनिट, तो हमें फिर चाहिए कि टोटल को डिवाइड कर दें यूनिट्स प्रोड्यूस्ड पे कि सोल्ड पे, प्रोड्यूस्ड पे, ठीक है। यहां तक हम कुछ काम करते भी आए हैं पीछे। जब इन्वेंट्री वैल्यूएशन में मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस देख रहे थे, तो वो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड थी जो स्टोर में चीजें बन के आ रही थी, तो अगर उसका देखना हो कि एक का रेट क्या था तो वैसे ही निकलेगा। बिजनेस को प्रोडक्ट कॉस्ट जाननी ही क्यों होती है, मतलब बिजनेस क्यों जाने प्रोडक्ट कॉस्ट, क्या करना है उसको? ये मल्टीपल रीजंस हैं। बिजनेस को प्रोडक्ट कॉस्ट क्यों जाननी ही क्यों है? प्रोडक्ट कॉस्ट की मतलब जो फिनिश गुड्स बना रहे हैं प्रोडक्ट, वो हमें कितना कॉस्ट कर रहा है, तो हमें ये जानना ही क्यों है? हमें जानना है क्योंकि हमने सेल प्राइस निकालनी है, हमें प्राइसिंग डिसीजन करने हैं। देखिए, हमें अगर प्राइस सेट करनी है तो पता तो हो कि कितनी प्राइस सेट करें। अगर हमें यही नहीं पता कि एक यूनिट हमें कॉस्ट कितना करता है, तो फिर हम कैसे प्राइस निकालेंगे? और प्रोडक्ट कॉस्ट क्यों जाननी हो सकती है?
अभी एक चैप्टर पढ़ के आए हैं, अभी एक चैप्टर पढ़ के आए यार, इन्वेंट्री की वैल्यू करने के लिए भाई यार, अभी पढ़ के आए हैं। फिर इसके अलावा हमें अकाउंटिंग भी तो करनी है। हमें अगर पता ही नहीं कि एक यूनिट कितना कॉस्ट किया तो हमें डबल एंट्रीज के लिए भी इसके इस्तेमाल करना है, हमें जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसके लिए भी चाहिए। फिर इसके अलावा आपके सिलेबस से बेशक निकल गया हुआ है लेकिन उसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन रहा करेगा, हमें बजटिंग के लिए भी चाहिए। ये अब आपके सिलेबस में नहीं है बजटिंग, ये कॉस्ट का एक मुश्किल तरीन चैप्टर होता था तो वो अब कैफ 3 में से नहीं निकल के कैफ 6 में चला गया हुआ है। बजटिंग नाम से क्या लग रहा है? बजटिंग, बजट क्या होता है? बजट होता है कि हम फ्यूचर के लिए अपना कुछ टारगेट सेट करते हैं। हम बजट बनाते हैं कि हम फोरकास्ट भी कह सकते हैं कि हम अगले साल में, लेट्स से अगर साल का बजट बनाया कि अगले साल में हम क्या क्या करना चाह रहे हैं, हम अगले साल में कितनी सेल्स करना चाह रहे हैं, अगले साल में कितनी कॉस्ट ऑफ सेल्स होंगी, कितने सेलिंग एक्सपेंसेस होंगे। तो ये सारा कुछ अगर हम अगले साल की प्लानिंग कर रहे होते हैं तो हम कहेंगे कि हमने अगले साल का बजट बनाया। तो इसमें हम लोग फोरकास्टिंग कर रहे होते हैं। तो ये भी तभी कर पाएंगे जब पता तो हो कि एक यूनिट हमें कॉस्ट कितना की करेगा। और भी रीजन हो सकते हैं। हमें प्रोडक्ट कॉस्ट असल में सही कब पता चलेगी? साल के शुरू में ही या साल के एंड पे? साल के एंड पे। क्यों? क्योंकि जितना टोटल खर्चा आया उसको यूनिट्स प्रोड्यूस से डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा ना ये कितना कॉस्ट किया। लेकिन साल का एंड का इंतजार करना हमें क्यों करना पड़ रहा है? हम साल के शुरू में ही नहीं अंदाजा लगा सकते? चलो, क्या अंदाजा नहीं लग सकता? कैसे? अच्छा चले, मैं भी बात कंटिन्यू कर रहा हूं। हम अगर अंदाजा लगाएं, चलें ठीक है अंदाजा लगा लेते हैं, तो बिजनेस को पता होगा कि एक यूनिट बनाने के लिए कितने रुपए का मटेरियल लगना चाहिए। ये शुरू में ही पता होगा या एक्चुअली लगेगा तो ही पता चलेगा? शुरू में पता होना चाहिए। हाँ, हो सकता है कि रेट आगे पीछे हो जाए, हो सकता है कि मार्केट में जब खरीदने जाएं तो रेट थोड़ा सा बढ़ गया हो, लेकिन करीब करीब अंदाजे जरूर लगा सकते हैं। तो एक यूनिट में डायरेक्ट मटेरियल कितने का लगना चाहिए ये हमें बात पता होनी चाहिए। ये ऐसी खुद से मिसाल फिगर दे रहा हूं, तभी तो उसको डायरेक्ट कहते हैं। ये पता होना चाहिए कि एक यूनिट बनाने के लिए लेबर कितनी लगनी चाहिए, तभी तो उसको डायरेक्ट कहते हैं। हमने लोगों को हायर करके उनको, हम ही ने तो कहना है कि हम तुम्हें एक शर्ट सीने के 300 रुपए देंगे, तो उसको डायरेक्ट कह ही इसलिए रहे हैं कि एक यूनिट बनाने के वर्कर कितने पैसे लेगा, तभी तो उसको डायरेक्ट कह रहे हैं। तो हमें साल के शुरू में भी डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट और डायरेक्ट लेबर पर यूनिट पता लग सकता है। लेकिन मामला जब रह गया ना एफओएच का, तो एफओएच वेरिएबल भी होते हैं, फिक्स भी होते हैं। हम किसी हद तक टूटा फूटा ये तो कह सकते हैं कि मशीन की पावर, फ्यूल, इनडायरेक्ट मटेरियल, जो वेरिएबल चीजें हैं, ये एक यूनिट बनाने में कितनी लगेंगी, रफली कुछ कह सकते हैं। लेकिन रेंट एक यूनिट बनाने में कितना लगेगा, प्लांट एंड मशीनरी की स्ट्रेट लाइन पे निकली हुई डेप्रिसिएशन एक यूनिट के लिए कितनी निकलेगी, ये शुरू में अंदाजा लग सकता है? नहीं। अगर साल के एंड पे हम बहरहाल फिर भी कैलकुलेटर से पूछना चाहें कि एक यूनिट के लिए रेंट कितना लगा, तो कैलकुलेटर भी कैसे बताएगा? टोटल रेंट को यूनिट्स प्रोड्यूस से डिवाइड करके बता देगा ना। तो वो ये कब बता पाएगा? साल के एंड पे। लेकिन हमें क्या इन सब कामों के लिए साल के एंड का इंतजार करना है? नहीं, हमें साल के शुरू में तय करना है कि प्राइस क्या रखनी है। बजट, ये तो हम पहले ही फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, तो हमें इन एडवांस भी अंदाजा लगाना है। हमें यह जानना पड़ेगा कि एक प्रोडक्ट का यूनिट कितना कॉस्ट कर रहा है। इसमें मुश्किल किस वजह से आ रही होगी? ओवरहेड्स की वजह से ये मुश्किल चीज हो जाएगी। और उसमें भी ज्यादा मसला फिक्स्ड की वजह से होगा, किसी हद तक वेरिएबल की वजह से भी हो सकता है, ज्यादा मसला फिक्स्ड की वजह से। क्या हम साल के शुरू में ये कह सकते हैं कि एक यूनिट बनाने में कितना रेंट लगता है? नहीं ना। तो हमें असल में पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए, जानने के लिए साल के एंड का वेट करना पड़ेगा। लेकिन हम साल के एंड का वेट नहीं कर सकते, हमें अभी सेल प्राइस तय करनी है। तो अब मसला ये आ गया कि हमारा इसके ऊपर एक सवालिया निशान लग गया, क्योंकि हम साल के एंड पे कैसे देखें कि एक यूनिट के लिए कितना रेंट आएगा। तो इस मसले का कोई हल करना पड़ेगा ना, वो हल इस चैप्टर में सीखना है। यानी हमने इस चैप्टर के अंदर जो मेन चीज डिस्कस करनी है वो ये है कि जब हम प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट जानना चाहते हैं तो उसमें हम ओवरहेड्स भी देखें। प्रोडक्ट की कॉस्ट का हिस्सा तो है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, फैक्ट्री के सारे खर्चे हैं, डायरेक्ट मटेरियल भी है, डायरेक्ट लेबर भी है और एफओएच भी है, तो वो प्रोडक्ट का हिस्सा है।
लेकिन हम साल के एंड का इंतजार करते तो एक्चुअल पता चल जाता। लेकिन अगर हमें साल के शुरू में जानना है तो हम उसमें अंदाजे लगाएंगे, लेकिन इनके बारे में अंदाजे लगाने में कुछ मुश्किल हो रही होगी। तो इस मुश्किल का हल हमने इस चैप्टर में डिस्कस करना है। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने मेनली ओवरहेड्स डिस्कस करने हैं। ये इस चैप्टर की कहानी। अगर कुछ लिखना चाहे तो मर्जी है, ना लिखना चाहे तो कोई बात नहीं। तो ओवरहेड्स को हम ऑफिशियली शुरू करते हैं। हमने ना मेनली इस चैप्टर में ये डिस्कस करना है कि इन ओवरहेड्स का क्या करें। प्रोडक्शन कॉस्ट की बात कर रहे हैं। प्रोडक्शन तो फैक्ट्री की है ना। हम लोग जो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की बात कर रहे होंगे या फैक्ट्री, एफएच मींस फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो यहां पर हम एडमिन सेलिंग खर्चों की भी बात कर रहे हैं, नहीं फैक्ट्री ओवरहेड्स। इंक्लूजन ऑफ किधर है, कौन है, कहाँ है? जी जी, स्ट्रेट लाइन मेथड है। हाँ, टोटल अमाउंट पता है, टोटल अमाउंट पता चल गई शुरू में ही। एक यूनिट के लिए कितना सो रखें वो तो यूनिट प्रोड्यूस पे पता चलेगा ना। तो हमें अगर साल एंड का इंतजार करना है तो ठीक है, लेकिन अगर हमें साल के शुरू में जानना है तो हम इन चीजों का पर यूनिट कैसे सोचें, इस मसले के लिए हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। वो भी इस चैप्टर में देखेंगे ये अंदाजे। अच्छा, मैं ना इस चैप्टर को दो हिस्सों में बांट रहा हूं, ये बता दूं सारा। मैं इस चैप्टर को दो हिस्सों में बांट रहा हूं, उससे फिर समझने में आसानी होगी। अच्छा, ये मैं हिस्सों में बांट रहा हूँ, मतलब ये वाईकेर की बुक में नहीं ऐसे कि एक हिस्सा दूसरा था, ये मैं पढ़ाते हुए आपको हिस्सों में बांट रहा हूँ। मैं इस चैप्टर को दो हिस्सों में बांट रहा हूँ। इस चैप्टर में हम कुछ काम ऐसे कर रहे होंगे जो हम साल के शुरू में कर रहे होंगे। इस चैप्टर में कुछ कैलकुलेशन हम साल के शुरू में कर रहे होंगे और कुछ कैलकुलेशन हैं जो हम साल के एंड पे जाके कर रहे होंगे। तो ये इस चैप्टर को मैंने दो हिस्सों में बांट दिया। हम इस चैप्टर का कुछ हिस्सा पढ़ रहे होंगे कि जब हम साल के शुरू पे खड़े हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो कुछ कैलकुलेशंस हमारी साल के शुरू पे हो रही होंगी और फिर जब साल एंड हो जाएगा तो फिर कुछ काम हम साल के एंड पे भी कर रहे हुआ करेंगे। तो ये मैं इस चैप्टर को इस तरह दो हिस्सों में बांट के पढ़ा रहा हूँ जी। जब ये पढ़ लेंगे ना तो इसको पढ़ते हुए ईयर एंड के काम भी कुछ हो रहे होंगे और उन सवालों में हमें ये वाला काम भी दोबारा करना, मतलब मिक्सचर भी हो रहा होगा। कैलकुलेशंस करते हैं एट स्टार्ट ऑफ ईयर।
एफओएच में फिक्स्ड भी होते हैं, वेरिएबल भी होते हैं। अच्छा, जिस चैप्टर में मुझे इनको फिक्स्ड और वेरिएबल को अलग करने की जरूरत होगी ना तब करूंगा, इस चैप्टर में नहीं है। इस चैप्टर में हम एफओएच बस एफओएच लेके चल रहे होंगे। इस चैप्टर में फिक्स्ड वेरिएबल को तोड़ने की नहीं है जरूरत। साल के शुरू में एक रेट कैलकुलेट किया जाता है, उसको कहते हैं ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, जिसको मैं प्यार से OAR कहा करूंगा, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। और ये इसका मशहूर नाम है, यानी OAR ये मशहूर नाम है, ये एग्जाम में भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसका एक और नाम लिख लें, इसको ओवरहेड रिकवरी रेट भी कहते हैं। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट को ओवरहेड रिकवरी रेट भी कहते हैं। ये ज्यादा यूज होता है। ज्यादा जल्दी नहीं चलेगा। अप्लाइड एफर्ट कहाँ पड़ा? अप्लाइड एफर्ट अब सब बराबर है, कोई FR1 वाला नहीं है। अब सब बराबर हैं, अब सब घोड़े गधे सब बराबर हैं। अभी मैं कोई प्रायर नॉलेज रिक्वायर नहीं कर रहा, नहीं प्रायर नॉलेज इतना तो रिक्वायर कर रहा हूँ कि मैं कहीं प्लस माइनस कर रहा हूँ या कोई एक्सपेंसेस आ रहे होंगे, इनकम्स होंगी, इतना जरूर पता हो। लेकिन अब ऐसा कोई ऐसा चैप्टर नहीं है, जिस तरह इन्वेंट्री वैल्यूएशन था ना, तो कुछ लोगों ने पहले पढ़ा हुआ था, या इसी तरह से वो जो अभी पिछले अटेम्प्ट में FR1 करके आए थे तो उन्होंने वो वेरिएबल फिक्स कॉस्ट पढ़ी हुई थी। अब कुछ भी किसी ने नहीं पढ़ा हुआ, अब सब नया ही पढ़ा रहा हूँ। हाँ जी, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट OAR, ये एक रेट है जो कैलकुलेट किया जाएगा साल के शुरू में। और इसकी कैलकुलेशन की रीजन ये होगी कि हम प्रोडक्ट कॉस्ट जानना चाहेंगे, और सिर्फ प्रोडक्ट कॉस्ट जानना रीजन नहीं होगी, और भी रीजन होंगे। इट इज अ प्री डिटरमिन्ड रेट जो कि साल के शुरू, प्री डिटरमिन्ड इसको इसलिए कहते हैं कि साल के शुरू पे कैलकुलेट हो रहा है, कैलकुलेटेड एट स्टार्ट ऑफ ईयर। ये साल के शुरू में कैलकुलेट हो रहा है। और इसके जो यूजेस हैं जिसके लिए हम इसको कैलकुलेट कर रहे होंगे, एक तो जो मैंने बात ही यहां से शुरू की थी, एक तो इसका इस्तेमाल होगा, हम प्रोडक्ट कॉस्ट जानना चाहेंगे, प्रोडक्ट कॉस्ट में इस्तेमाल होगा। फिर आगे चल के हमने कुछ चीजें पढ़नी है, वेरिएंस एनालिसिस, वहां इसका इस्तेमाल होगा। ये भी एक चैप्टर है, आगे पढ़ना चल के। फिर इसके अलावा हमने डिसीजन मेकिंग पढ़नी है, वहां पर इसका इस्तेमाल होगा जाके। फिर हमने अभी नहीं, लेकिन बहरहाल कैप 6 तक कभी ना कभी पहुंचेंगे तब पढ़नी होगी, बजटिंग में इसका इस्तेमाल होगा। तो इसका यूज होता है। मेन मैंने अभी इस तक जो फोकस किया हुआ है वो स्ट्रिक्ट किया हुआ है। OAR की कैलकुलेशन सीखते हैं कि ये OAR कैलकुलेट कैसे होगा। एक बार कैलकुलेट, इसकी कैलकुलेशन सिखाने लगा। जी, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के हमने सारे ही सवाल कर लिए। इन्वेंट्री वैल्यूएशन के पास्ट पेपर्स के सारे ही हो गए सवाल। OAR का
फार्मूला लिखने से पहले मैं आपको इसका इस्तेमाल बताता हूं ताकि ना फिर उसके फार्मूले समझने में आसानी होगी। अगर एक बिजनेस जो कि टूर ऑपरेटर यानी उनकी टूर ऑपरेटर लोकल उसकी बसेस हैं, कोस्टर्स हैं, तो वो कोस्टर किराए पे देते हैं और वो फिर नॉर्दर्न एरियाज में या ट्रैवल में इस्तेमाल होती हैं। उन्होंने अगर गाड़ी किराए पे देनी है तो उनको ये जानना पड़ेगा ना कि हमें गाड़ी की कॉस्ट कितनी पड़ती हैं, तभी वो किराए पे दे पाए कि किराया डिसाइड कर सकते हैं। गाड़ी की मेन कॉस्ट, गाड़ी के जो मेन एक्टिविटी है वो उस गाड़ी का चलना है, किलोमीटर्स। तो अगर उन्होंने ये सोचना होगा कि हम फलाने कस्टमर को कितने पैसे चार्ज करें, तो इनको पहले खुद भी पता होगा कि हमें कितनी कॉस्ट पड़नी है। तो इस गाड़ी वाले बिजनेस को अपनी सारी कॉस्ट्स कुछ पर किलोमीटर की शक्ल में निकाल लेनी चाहिए ना। क्या फायदा होगा इससे कि एक पार्टी जिसने कहा हमें गाड़ी किराए पे चाहिए, अच्छा जी क्यों चाहिए, हमने ना यहाँ से जो है वो नारायण कागन जाना है, फिर वहां से 4 दिन बाद हम फलानी जगह जाएंगे, फिर लेके आएंगे। अच्छा, उस सारे में हम काउंट करेंगे कि इसमें कितने किलोमीटर लग रहे होंगे। तो हमें अगर अपने सारे खर्चे पर किलोमीटर निकाल के रखे हुए हैं तो उसका हम क्या इस्तेमाल कर रहे होंगे। लेट से हमने कहा हमें 1 किलोमीटर गाड़ी जो चलानी है वो 2000 रुपये कॉस्ट करती है, तो अब हम यह क्या करेंगे इसका इस्तेमाल, हम देखेंगे कि इस कस्टमर ने जो गाड़ी लेके जानी है वो कितने किलोमीटर चलाएगा। वो 2000 किलोमीटर 2000 रुपए के हिसाब से अगर हमें लगता है कि उसने गाड़ी 1500 किलोमीटर यूज करनी है तो हम ये अंदाजा लगा सकेंगे ना कि हमारी टोटल कॉस्ट कितनी पड़ेगी। इसके बाद फिर हम उसको प्राइस बता देंगे कि कितना किराया लेना है। तो हमें इस गाड़ी के खर्चों की प्रोजेक्शन करने के लिए कोई एक रेट चाहिए। अब वो रेट पर किस चीज पे निकला हुआ ये डिपेंड करता है नेचर क्या है। जैसे इस मिसाल में ये रेट किस पे निकला हुआ है, पर किलोमीटर। अच्छा चलिए और मिसाल देता हूं। अगर ये कॉलेज बिजनेस ने अपने खर्चे प्रोजेक्ट करने हैं कि सेशन में खर्चे कितने होंगे, और वो ये खर्चे प्रोजेक्ट करते हुए एसी के खर्चे की बात कर लेते हैं। एसी के खर्चे प्रोजेक्ट करने के लिए कि एसी का बिल कितना आएगा, इनको कोई एक रेट निकाल के रखना पड़ेगा और फिर देखेंगे अच्छा अगर टोटल इतना काम होगा तो एसी का खर्चा कितना होगा। आपको क्या बेहतर लगता है कि इस एसी के खर्चे को किस चीज से लिंक किया जाए जिसके पर पे वो इसको नंबर ऑफ स्टूडेंट से लिंक करना चाहिए या नंबर ऑफ आवर्स से? नंबर ऑफ आवर्स से, क्योंकि स्टूडेंट अगर 40 बैठे हैं या 45 बैठे हैं, 50 बैठे हैं, क्लास 1.5 घंटे की है तो एसी ने 1.5 घंटे चलना है। तो इसलिए एसी का खर्चा अगर कल को टोटल प्रोजेक्ट करना होगा तो उसके लिए एक रेट निकाल के रखना पड़ेगा ना। तो वो रेट पर किस पे होना चाहिए, आवर्स, क्योंकि एसी को ज्यादा बेहतर आवर्स से लिंक किया जा सकता है। ये मिसालें कुछ समझा पा रहे हैं? और मिसाल लेते हैं। कॉलेज ने ये जो आप लोगों को मैंने कॉपीज दी सॉल्यूशन की या टेस्ट हो रहे होते हैं, तो ये कॉलेज को प्रिंटिंग का, फोटोकॉपिंग का खर्चा पड़ रहा है। तो अगर कॉलेज ने प्रोजेक्शन करनी है कि हमें अगले सेशन में कितना प्रिंटिंग का, फोटोकॉपिंग का खर्चा पड़ेगा, तो इसका भी तो कोई रेट निकाल के रखा हो ना। फोटोकॉपीज का, प्रिंटिंग का खर्चा किस एक्टिविटी से ज्यादा बेहतर रिलेट हो रहा है? नंबर ऑफ स्टूडेंट, या चले और कम कर लें, नंबर ऑफ पेज। तो नंबर ऑफ पेज का खर्चा एक बार पता चल जाए तो फिर टोटल सेशन की प्रोजेक्शन हो सकती है। जैसे अगर कॉलेज ये फैसला कर ले कि हमें पर पेज लेट से 2 रुपए कॉस्ट करने हैं, तो अगले सेशन के लिए टोटल खर्चा कैसे कैलकुलेट करें? हम देखें कि अगले सेशन में टोटल कितने पेजेस स्टूडेंट्स को देने पड़ेंगे। हाँ, उसकी मजीद डिटेल हो सकती है कि एक स्टूडेंट को 10 पेजेस देने पड़ेंगे और टोटल 400 स्टूडेंट्स होंगे तो मतलब 4000 पेजेस देने पड़ेंगे। तो हम अगर किसी भी खर्चे की प्रोजेक्शन करना चाह रहे हैं तो उसका कोई ना कोई रेट निकाल के रखा होना चाहिए ना। अब क्या हर किस्म के खर्चे का रेट पर किलोमीटर ही होगा? नहीं, 3 मिसालें दे दी मैंने आपको। एक की पर किलोमीटर मिसाल दी है, एक की पर आवर मिसाल दी है, एक की पर पेज मिसाल दी है। इसी तरह से अगर बिजनेस ने अपने वर्कर्स को सैलरी वगैरह के अलावा खाने की फैसिलिटी भी देनी होती है प्रोडक्शन वर्कर्स को, तो बिजनेस के लिए इस खाने के खर्चे का अगर प्रोजेक्शन करनी है तो इनको इसका कोई ना कोई तो रेट निकाल के रखना पड़ेगा। तो वो कौन सा ज्यादा बेहतर लिंक बनता है? नंबर ऑफ वर्कर्स। यानी इनको रखना चाहिए फिर कि हमें एक बंदे को खाना खिलाना मील पर पर्सन कितना कॉस्ट करता है, ये रेट हो गया। तो इससे अगर टोटल प्रोजेक्शन करनी होगी कि फलाने साल में कितना खर्चा आएगा, तो कैसे करेंगे? इस रेट को नंबर ऑफ पर्सन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो हम OAR निकालना चाह रहे हैं ना, ये वो रेट है। और ये जरूरी नहीं है कि हर खर्चे का रेट पर पर्सन ही हो।
हो सकता है किसी खर्चे का रेट पर आर हो, किसी खर्चे का रेट पर किलोमीटर हो, किसी खर्चे का रेट पर यूनिट हो। तो ये जो OAR है ये वो रेट है जो हम इसलिए कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि ताकि उस रेट को इस्तेमाल करके टोटल प्रोजेक्शंस की जा सकें। ओके, तो इसका मतलब इसका रेट पर किस पे निकालना है वो कोई ना कोई बेस सोचनी पड़ेगी ना। तो उसके लिए फार्मूला होता है OAR का टोटल बजटेड खर्चे, टोटल बजटेड ओवरहेड्स, और ओवरहेड या FOH, चलो FOH डिवाइडेड बाय, हम इसका जिस बेस से रिलेशन रखना चाह रहे हैं, डिवाइडेड बाय उसके बजटेड यूनिट्स, टोटल बजटेड यूनिट्स ऑफ बेस। जी, बजटेड का मतलब एस्टीमेट, क्योंकि हम साल के शुरू में रेट निकालना चाह रहे हैं ना। अभी जो मैंने मिसालें दी, अगर बिजनेस गाड़ी के खर्चों को पर किलोमीटर जानना चाह रहा है तो फॉर द ईयर 2022 ये रेट कैसे कैलकुलेट करें? 2022 में हमारे टोटल खर्चे कितने होंगे अंदाजन, और टोटल कितने किलोमीटर चल लेगी, तो इससे रेट पर किलोमीटर निकल आएगा। इसी तरह कॉलेज सोचे कि टोटल साल में कितने खर्चे होंगे डिवाइडेड बाय टोटल कितने पेजेस देने पड़ेंगे, तो रेट पर पेज निकल आएगा। अगर देखना चाहें कि टोटल AC का खर्चा कितना होगा अंदाजन और कितने आवर्स चलेगा अंदाजन, तो रेट पर आवर निकल आएगा। अगर लोगों के खाने का देखना हो तो टोटल कितना खाने का खर्चा होगा डिवाइडेड बाय तकरीबन टोटल कितने लोगों को खाना खिलाना होगा, तो रेट पर पर्सन निकल आएगा। तो हमने जो OAR यानी रेट निकालना है, अच्छा निकालना क्यों है रेट, इसको इस्तेमाल करके हमने मुख्तलिफ प्रोजेक्शंस में इस्तेमाल करना है, और इस रेट से टोटल तक कल को कैसे पहुंचा करेंगे, मल्टीप्लाई कर दिया करेंगे जिसपे हमने अप्लाई करना है, जिसपे अप्लाई करना है। अच्छा, इस रेट को किसी ना किसी बेस से लिंक किया जा रहा है ना, तो इसलिए जिस बेस से लिंक किया जा रहा है उसके यूनिट्स नीचे और टोटल खर्चे ऊपर। इसका जो आंसर आया करेगा वो OAR होता है। अगली क्लास में इंशाल्लाह यहां से आगे बढ़ाते हैं। अल्लाह हाफिज़।